नमस्कार। प्रधानमंत्री की मुलाकात इस वक्त चल रही है, जो मध्याचल मध्य प्रदेश का भवन है वहां पर हम इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 3 दिनों से जो लगातार संघ और सरकार के बीच बातचीत, मुलाकात, संवाद या फिर सरकार की तरफ से हाजिरी का शब्द भी इस्तेमाल किया गया कि वो हाजिर हो गई है, ये लगातार मीडिया में आया। इन सारे सवालों के मद्देनजर चूंकि आज बैठक का समापन हुआ, कुछ मुद्दे आरएसएस की तरफ से रखे गए और इस बात का जिक्र किया गया कि दरअसल ये कोई फैसला नहीं लिया गया। तो कुछ सवाल स्क्रीन पर आपके सामने। क्या संघ के सामने सरकार का काम का ब्यौरा देना बिल्कुल सही है? दूसरा सवाल, क्या संघ जिस तरीके से सरकार को आखिर सर्टिफिकेट देने की जरूरत पड़ रही है, ऐसा लग रहा है, इसकी जरूरत है क्यों? तीसरा सवाल, क्या केंद्र में सरकार संघ के रिमोट कंट्रोल से चल रही है? सरकार है लेकिन संघ जो चाहता है उस लिहाज से सरकार को काम करना पड़ेगा। क्या बैठक में समीक्षा नहीं, विचारों का आदान प्रदान हुआ? ये जो बात निकल कर आई और संघ की तरफ से दत्तात्रेय होसबोले ने कही, ये कहाँ तक सही है? और कांग्रेसी सरकारों के रिमोट कंट्रोल से चलने के आरोप सही हैं? इसका जिक्र आज संघ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया कि कांग्रेस को यह नैतिक अधिकार भी नहीं है कि वह किसी भी हालत में यह सवाल ना उठाए कि रिमोट कंट्रोल, क्योंकि रिमोट कंट्रोल कांग्रेस जानते होगी। सुधांशु त्रिवेदी जी और आशुतोष और संजय निरुपम भी हमारे साथ, 3 पार्टियों के नेता। इसके अलावा हितेश शंकर हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि पांचजन्य के संपादक है। राजदीप भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ जाएंगे, हमारे सहयोगी। लेकिन सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, मुलाकात 3 दिन चली, विचारों का आदान प्रदान होने का जिक्र भी हो गया, निकला क्या? देखिए प्रसून जी, इस प्रकार की समन्वय बैठक संघ के वो तमाम संगठन जहां संघ के स्वयंसेवक काम कर रहे हैं उन लोगों के बीच में रेगुलर इंटरवल पे होती रहती हैं, साल में औसतन 2 बार। इसलिए ये एक रूटीन प्रक्रिया है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई एजेंडा स्पेसिफिक बैठक थी और एजेंडा स्पेसिफिक बैठक के एंड में वह रिजल्ट प्राप्त करना था। यह एक अनवरत प्रक्रिया है, क्योंकि संघ का कार्य व्यक्तित्व निर्माण और चरित्र निर्माण है और उसके बाद वो स्वयंसेवकों को छोड़ देते हैं, वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाके कार्य करते हैं। उन क्षेत्रों में जो कार्य हो रहा है उसका सामाजिक, राष्ट्रीय और अन्य संदर्भों में क्या प्रयास चल रहा है, उसका क्या फीडबैक है, वो आज नहीं। सुधांशु जी, ये बात आपने अच्छी कही कि साल में 2 बार बैठक होती है और याद से नहीं होती है, गुरु गोलवलकर जी के दौर से होती आई है, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन एक बात बताइए कि जब कोई सरकार हो, क्या वाजपेयी जी के दौर में इस तरीके से मुलाकात होती थी, कैबिनेट मिनिस्टर्स की टीम जाती थी? देखिए, जहां तक ये बात है तो आप यह भी ध्यान रखिए कि वाजपेयी जी की सरकार में हमारे कितना प्रतिशत कैबिनेट मिनिस्टर थे, आज कितने प्रतिशत हैं? मंत्री लोग तब भी जाते थे, विचार विमर्श होता था। और नहीं, 1 to 1 जाना और टीम के साथ नहीं, मैं टीम के साथ बता रहा हूं। देखिए, एक तथ्य लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अनेक राज्यों में हमारी सरकार रही है, जब राज्यों में यह समन्वय बैठक होती थी तब भी इसी प्रकार होता था। मुख्यमंत्री और राज्यों के तमाम मंत्री जाकर विचार विमर्श करते थे। मगर यह बात बहुत स्पष्ट है, संघ किसी प्रकार का निर्देश नहीं देता राजनीतिक निर्णय के संदर्भ में, किसी पॉलिसी के बारे में बात नहीं करता। हां, वो समग्र राष्ट्रीय विषयों के सामाजिक संदर्भों के बारे में अपना विचार करता है। हम लोग जैसे कि समाज के भिन्न भिन्न वर्गों को सुनते हैं, वैसे ये एक संगठन है जो कि भाजपा का मात्र संगठन है। हमारे अधिकांश नेता इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, सब स्वयंसेवक रहे और प्रधानमंत्री जी तो प्रचारक भी रहे। तो हम उनसे फीडबैक लेते हैं और फिर सरकार अपना निर्णय लेती है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। देखिए, एक तरफ यह कहा जाता है कि अनेक मुद्दों पर हमारा संघ से मतभेद है, लैंड बिल हो, पूंजी आधारित मार्केट इकोनॉमी हो, तो कभी आप कहते हैं स्वदेशी के मामले में, फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। तो ये दोनों बातें आपस में विरोधाभासी नहीं। अनेक निर्णयों पे आपने देखा कि आप ही लोग ये कहते हैं कि संघ ये चाह रहा था मगर सरकार का निर्णय। सुधांशु जी, ये आप कह रहे हैं भारत सरकार एक काम कर रही है, राज्य सरकार और भारत सरकार में अंतर होता है। इस वक्त देश के प्रधानमंत्री संघ के 93 स्वयंसेवकों के साथ बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। आप जिम्मेदारी के साथ बता भी सकते हैं क्या बातचीत हो रही होगी? देखिए, बातचीत के संदर्भ में सहसर कार्यवाह के द्वारा स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है और क्यों जाकर बैठे हैं यह प्रश्न कोई भी उठा सकता है। तो मैं इस पे एक बात यह कहना चाहूंगा कि संघ आज भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। नंबर 2, जितने डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ सोसाइटी में
जितने बड़े लेवल पर संघ के स्वयंसेवक जिन संगठनों में काम कर रहे हैं, जैसे सबसे बड़ा स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन कौन है, एक संस्था जिसके 30,000 स्कूल हो तो वो विद्या भारती है। नहीं, इसका मतलब ये है सुधांशु जी, हम बात को आगे बढ़ाएं। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि क्यों सरकार को बात करनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है, आप उसे मान्यता ही नहीं देते हैं, कहते हैं वहां तानाशाही चलती है, एक पार्टी का रूल है, वहां पर इस रूप में नहीं देखना चाहिए हम लोग को, हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ये जो सबसे बड़ा वाला हिस्सा, इसको थोड़ा अलग कर दीजिए। नहीं, सबसे बड़े को अलग कर देता हूं। हाँ, इसको अलग कर दीजिए क्योंकि फिर बीजेपी पर भी मामला आ जाएगा। अब आप देखिए, हम खाली ये जानना चाहते हैं कि कोई जिम्मेदारी के साथ बता सकता है बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से, बतौर प्रधानमंत्री स्वयंसेवकों के बीच क्या बातचीत कर रहे हैं? देखिए, मैं जो कहने का प्रयास कर रहा हूं, क्या बताया जा सकता, वो तो संघ की तरफ से जो ऑफिशियली प्रेस में कहा गया उससे स्थिति स्पष्ट है। भाजपा की तरफ से कहा जा चुका है कि कोई नीतिगत निर्णय पर, कोई सरकार के निर्णयों के संदर्भ में कोई बात नहीं। मैं जो कहना चाह रहा था, जैसे मैंने कहा, विद्यार्थियों में सबसे बड़ा संगठन, सबसे बड़ा धार्मिक संगठन तो विश्व हिंदू परिषद। अगर एकमात्र संगठन जो ट्राइबल में काम कर रहा अदर देन क्रिश्चियन मिशनरी तो वनवासी कल्याण आश्रम। तो अगर आप देखें मजदूर संघ, किसान संघ, तो कम से कम 15-16 क्षेत्रों में इतने व्यापक स्तर पे यदि कोई एक प्लेटफॉर्म पे आपको फीडबैक मिलता हो, तो जो लोग आज सिविल सोसाइटी की बात करते थे उन्हें तो इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए कि सरकार उससे फीडबैक भी ले रही है। सुधांशु जी, हम इस बात को आगे ले जाते हैं। आप तो ऐसे कह रहे, लग रहा है हमें बार बार कि इस देश में चुनाव में जो वोट मिले किसी पार्टी को, पिछली बार कांग्रेस को तकरीबन 11.5 करोड़ वोट मिले थे, इस बार उस लिहाज से आपको देखिए तो 21 करोड़ वोट मिले हैं। उससे बड़ा संघ है तो संघ की ही देश है, संघ ही देश चलाना चाहिए। आप इस मैसेज में आना चाहते हैं? यहां एक बात में अंत में एक और कहना चाहूंगा, अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी तो बनी ही इस मुद्दे पे थी 1980 में कि दोहरी सदस्यता के मुद्दे पे हम जब जनता पार्टी से, पार्टी और सरकार में अंतर होता है, आप लोग लकीर नहीं खींचना जानते। ना, मैं लकीर नहीं कह रहा हूं, पार्टी और सरकार मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारी ये संबंध किसी से छुपा नहीं है। कोई नहीं छुपा है, हम कहां कह रहे हैं छुपा है? जी प्रचारक हम बिल्कुल नहीं मान रहे छुपा है, लेकिन देश के सामने वो चीजें आनी चाहिए, इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जिस युग में हम लोग जी रहे हैं। संजय निरुपम जी, प्राइम मिनिस्टर मुलाकात कर रहे हैं और हमें लगता है इस प्रोग्राम के बीच ही उस मुलाकात का स्थिति भी खत्म होगी और बाहर हो सकता है कहा जाए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस चूंकि पहले हो गई है, इसलिए एक सवाल है कि नहीं भी कहा जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री गए हैं और बतौर वहां मुलाकात कर रहे हैं। सारे स्वयंसेवक हैं, वह भी एक वक्त स्वयंसेवक थे, प्रचारक हैं, जाके बातचीत कर रहे हैं, परिवार की बैठक हो रही है। क्या देश को इससे कुछ लेना देना है? संजय निरुपम जी। बिल्कुल वाजपेयी जी, बिल्कुल देश को बहुत कुछ लेना देना है। मुझे 3 बातें इस संदर्भ में कहनी है। सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक गहरा संबंध रहा है, ये छुपा हुआ नहीं है और इस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन जो रिश्ता भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच रहा है, क्या वही रिश्ता एक चुनी हुई सरकार, भले ही बीजेपी की सरकार हो, उस सरकार और आरएसएस के बीच होना चाहिए? मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि जो सरकार चुनी जाती है उसकी जवाबदेही जनता के प्रति होती है। जो सरकार चुनी जाती है वो संविधान की धाराओं के तहत चुनी जाती है, और ऐसे में किसी गैर राजनीतिक या एक ऐसा संगठन जो संविधानेतर कामकाज में लगा हुआ है, एक ऐसा संगठन जो संवैधानिक तौर पर, या फिर कह सकते हैं जिसका इस पूरी संवैधानिक प्रक्रिया में कोई भूमिका, कोई रोल नहीं है, उस संगठन के प्रति जवाबदेही दिखाते हुए सरकार, सरकार के मुखिया, सरकार के लोग बैठे, ये निश्चित तौर पर संविधान विरोधी काम है। एक दूसरी बात, जो मंत्री और प्रधानमंत्री हैं उन्होंने शपथ ली है गोपनीयता की। ऐसे में जब आरएसएस के लोगों के साथ बैठ रहे हैं तो क्या उस शपथ का पालन हो रहा है? क्या उस शपथ भंग नहीं हो रही है? इस बात को भी देखना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री प्रचारक हो सकते हैं, प्रधानमंत्री के कैबिनेट के कुछ लोग संघ के स्वयंसेवक हो सकते हैं, लेकिन आज वो भारत के मंत्री हैं, संघ के मंत्री हैं, संघ के प्रधानमंत्री हैं, और उनको उनकी जो जवाबदेही है वो महज संविधान के प्रति, देश की संसद के प्रति और जनता के प्रति है। आखिरी बात, जो बार बार लोग इस पूरे प्रकरण में सोनिया जी का नाम लेकर के आते हैं, वो भूल जाते हैं कि सोनिया जी यूपीए की चेयरपर्सन थी, वो एक चुनी हुई सांसद थी और विपक्ष के एक प्रमुख नेता रही हैं। फिर भी कैबिनेट के लोग उनसे मिलकर के अपनी बात शेयर करें, कभी ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हुई थी। हां, पार्टी के एक प्रमुख होने के नाते सरकार में कामकाज करने वाले लोगों के साथ एक कोऑर्डिनेशन और उसके ऊपर पार्टी के नीतियों के ऊपर और नीतियों का कार्यान्वयन किस तरीके से हो रहा है उसके ऊपर चर्चा होती थी और होनी भी चाहिए थी। लेकिन आज जो संघ हमेशा कहता था कि हम सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, वो संघ संस्कृति और समाज से ज्यादा राजनीति में रुचि रहता है, और आज सरकार के राजनीतिक कामकाज के बीच संघ की जो भूमिका दिख रही है, बन रही है, निश्चित तौर पर आपत्तिजनक मानी जानी चाहिए। आशुतोष, बुद्धदेव भट्टाचार्य भी बैठा करते थे पार्टी की पॉलिट ब्यूरो में, सेंट्रल कमेटी में।
क्या ये माना जाए कि आरएसएस पॉलिटिकल तौर पर अपनी सक्रियता 2014 के चुनाव में जिस तरह दिखा गया और सत्ता में बीजेपी आ गई, उस रिस्क को एक दायित्व भी मान रहे हैं प्रधानमंत्री, इसलिए अभी बैठे हुए हैं और तकरीबन 1 घंटा हो गया है? क्या ये देश को जानना चाहिए क्या बातचीत हो रही है, या ये माना जाए कि नहीं, महज ये एक आपसी विचारों का आदान प्रदान है, संवाद है? देखिए प्रसून जी, पहली बात तो यह है कि देश का प्रधानमंत्री अगर किसी व्यक्ति से मिलता है तो वहाँ क्या बातचीत हो रही है जानने का हक पूरे देश को है। लेकिन मुझे लगता है कि जो संजय निरुपम जी और पूरा बहुत सारे लोग इस गलती कर रहे हैं, वो ये मानने को तैयार नहीं कि दरअसल ये बीजेपी और आरएसएस के बीच का फर्क नहीं है, ये आरएसएस की सरकार है, ये सच्चाई है और आरएसएस की ही सरकार है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि आरएसएस के अंदर ये नैतिक और वैचारिक साहस क्यों नहीं है कि वो माने कि आरएसएस की सरकार है। इसके लिए मैं आपको इतिहास में ले जाऊंगा कि जब 1949 के अंदर गुरुजी गोलवलकर ने चिट्ठी लिखकर कहा था सरदार पटेल को कि आरएसएस के ऊपर से बैन हटा लीजिए, तब सरदार पटेल ने उनसे कहा था कि भाई मेरी शर्तें, इसको आपको मानना पड़ेगा। और उन शर्तों में यह था कि भारत के संविधान को आपको मानना होगा, तिरंगे को मानना होगा, और साथ ही साथ आप राजनीति के अंदर बिल्कुल नहीं आएंगे। आप सांस्कृतिक संगठन है, संस्कृत में सांस्कृतिक मामलों में ही कूदिए। साथ ही साथ ये भी इन्होंने लिख कर दिया था कि शस्त्र यानी हिंसा में यकीन नहीं रखेंगे, हिंसा नहीं फैलाएंगे। इसलिए आरएसएस बार बार ये कहता है कि नहीं, हम बीजेपी हमारी तो जो है वो वैचारिक परिवार का एक हिस्सा है, हम उनसे सलाह मशवरा कर रहे हैं। अगर इनके अंदर नैतिक साहस है, मॉरल करेज है, तो एक्सेप्ट करें देश के सामने के सरदार पटेल को उन्होंने जो वचन दिया था वो झूठा वचन था, और उसी वचन के आधार पर आरएसएस के ऊपर से बैन हटा था। यानी अगर आज ये स्वीकार करेंगे तो इनके ऊपर दोबारा बैन लगेगा, ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी। या फिर ये कह दें कि सरदार पटेल, जिनको ये आज अपना आइकॉन मानते हैं, अपना सब कुछ मानने को तैयार हैं, उनके साथ इन्होंने धोखा किया, फरेब किया। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ये सवाल सिर्फ बीजेपी और आरएसएस का नहीं है, ये सवाल सिर्फ प्रधानमंत्री का आरएसएस की बैठक में जाने का नहीं है, ये सवाल इस बात का भी है कि क्या एक ऐसे संगठन को जो फैसिस्ट संगठन है, जो हिंसा में यकीन रखता है, जो एक समाज के खिलाफ, एक धर्म के खिलाफ नफरत की भावना फैलाता है, क्या उसके साथ किसी तरीके का विचार विमर्श होना चाहिए? ये भी अपने आप में सवाल है और इसका जवाब देना चाहिए इनको। राकेश जी, जो आशुतोष सवाल उठा रहे हैं, हमको लगता है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दीजिए, क्योंकि सरदार पटेल ने कहा था कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बताइए, आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। उसमें उन्होंने लिखा था सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन। सवाल सिर्फ इतना है कि गुरु गोलवलकर से लेकर मोहन भागवत तक की परिस्थितियां राजनीतिक रही है, कोई इनकार नहीं करेगा। और आरएसएस के भीतर तो लोग यह भी जानते हैं कि देवरस ही वो शख्स थे जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को 13 दिन के लिए सरकार बनाने के लिए ढकेला था एक लिहाज से कि आप बनाइए सरकार। राजनीतिक तौर पर सक्रियता जेपी आंदोलन के समय भी देवरस की थी। सवाल सिर्फ इतना है, हमें लगता है एक लकीर जो बार बार मिटाई जा रही है, खींचने की कोशिश हो रही है, क्या संघ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है या संघ एक छाया युद्ध लड़ रहा है राजनीति के साथ, जिसमें उसके अपने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग चेहरे के तौर पर सामने रहे होंगे, लेकिन वैचारिक तौर पर वो अपने खेल को पीछे से खेलेगा। ये मैसेज बार बार क्यों आ रहा है राकेश जी? प्रसून जी, संघ के जितने प्रचारक बीजेपी में हैं और संघ के जितने प्रचारक बीजेपी से बाहर सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, मजदूर क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, कोई तुलना है क्या? बीजेपी में अगर 100-150 होंगे तो बाहर लगभग 2500 प्रचारक काम कर रहे हैं, और वो फील्ड कला से लेकर विज्ञान भारती से होते हुए, भारतीय मजदूर संघ होते हुए भारतीय किसान संघ हैं। आप सब जानते हैं, आप सब संघ से अच्छी तरह परिचित हैं। आशुतोष जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब 74 के आंदोलन में संघ आया, जब अन्ना के आंदोलन में संघ आया, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए संघ आया, तब तो संघ लोकतांत्रिक था। जब आपके लिए संघ उपयोगी हो तो संघ लोकतांत्रिक है, जब आपके अनुकूल नहीं हो तो संघ फांसीवादी है। मैं आप एक चीज बता दीजिए कि संघ क्या राजनीतिक परिस्थितियों को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा? आजादी के आंदोलन में आर्य समाज ने अपनी सांस्कृतिक अस्मिता बचाते हुए लाला लाजपत राय कांग्रेस को रिस्पॉन्ड कर रहे थे, तो आर्य समाज राजनीतिक संगठन नहीं बन गया। एक सांस्कृतिक संगठन का जब प्रभाव बढ़ता है तो झाल मंजीरा नहीं बजाता है। देश की परिस्थितियों को बदलने की नैतिक जिम्मेदारी आरएसएस की है, और आरएसएस ने कभी नहीं कहा कि हम राजनीति से मुंह मोड़ते हैं। आरएसएस ने कहा हम राजनीति में स्वयं सक्रिय नहीं होंगे, लेकिन राजनीति को नैतिक रूप से प्रभावित करेंगे। आज जो प्रधानमंत्री गए हैं, मंत्री गए हैं, ये विमर्शात्मक लोकतंत्र है, इसको कहते हैं डेरिवेटिव डेमोक्रेसी। ये जब तक
आप विमर्श नहीं करेंगे? अभी तक लोगों की आदत क्या है? कोठरी का डेमोक्रेसी है। नहीं हम कुलीनों का लोकतंत्र नहीं चलेगा। राकेश जी देखिए, कुलीनों से बाहर जो लोग जमीन पे काम करते हैं। राकेश जी हम यहाँ पर आज शिक्षक दिवस जी नहीं, एक चीज हम राकेश जी, क्योंकि राकेश जी ने किताब लिखी, हमको एक जवाब चाहिए राकेश जी आपसे, इसलिए चाहिए क्योंकि जो आरएसएस का अपना जो मत रहा है, आरएसएस से निकलकर वही शख्स जब बीजेपी में आता है तो दोनों के बोल के दो डिजाइन होते हैं। अयोध्या के मंदिर को लेकर बड़ा क्लियर कट है, इस्तीफा तक मांगा था 5 जुलाई 2003 को अटल बिहारी वाजपेयी से विश्व हिंदू परिषद ने, और सुदर्शन जी ने उसे बैक किया था। लेकिन उसके बाद अब की स्थिति में आ जाइए तो अब की स्थिति में राम माधव ट्रांसफर होते हैं यहाँ से वहाँ, बताते हैं सरकार की अपनी मजबूरियाँ हैं अपनी तरह। हमारा कहना है कि आप एक छाया युद्ध क्यों लड़ रहे हैं उस समाज के साथ जिसमें आप आरएसएस को पॉलिटिकल तौर पर सोचने के लिए तो कहते हैं, लेकिन उसकी पॉलिटिकल थ्योरीज को आप कहते हैं ना ये कल्चरल है, ये सामाजिक है, तो उसको उसी रूप में देश और समाज ट्रीट करेगा ना राकेश जी? प्रसून जी, एक मैं सीपीएम के डॉक्यूमेंट को कोट करता हूं। 2008 में सीपीएम ने एक डॉक्यूमेंट 2008 या 2005 में 2008 या 5 में उसने एक अपने कार्यकर्ताओं को पॉलिटिकल रिजर्वेशन में बताया कि आरएसएस का काम वनवासियों में, सेवा भारती का काम गरीबों में, झुग्गी झोपड़ी में, मजदूरों में है। ऐसा काम यदि हम भी करें तो हमारा एक्सपेंड होगा। देखिए, बाकी लोग बाकी क्षेत्रों में काम करते हैं अपने प्रसार के लिए। संघ ने बाकी क्षेत्रों में काम राजनीति के लिए नहीं किया है। यदि राजनीति के लिए करता तो मजदूर संघ 55 में बना। नहीं, सवाल सिर्फ इतना है राकेश जी, सवाल सिर्फ इतना है कि प्राइम मिनिस्टर और देश की कैबिनेट अगर आरएसएस के साथ बैठकर चर्चा करती है तो क्या आरएसएस उस निर्णय को प्रभावित करता है जिसको कल भारत सरकार को इस देश में इंप्लीमेंट करना है? सवाल सिर्फ इतना है। निश्चित करता है, कोई दो राय नहीं है कि विमर्श चाय का विमर्श नहीं होकर प्रभाव डालने वाला विमर्श है। मैं मानता हूं फैसले को प्रभावित करता है और राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करता है। और क्यों नहीं करेगा संघ, क्यों नहीं करेगा प्रभावित? और जो लोग वहां हैं वे भी संघ के स्वयंसेवक हैं। हाँ। एक बात मैं प्रसून जी जोड़ दूं, स्टेट क्राफ्ट और नॉन स्टेट एक्टर्स में जो अंतर है, उस अंतर को काटने का काम समन्वय बैठक में होता है। कि भाई आशुतोष, हाँ मैं राकेश जी से ये निवेदन करूंगा, मुझे भी अनुमति दीजिएगा। राकेश जी ये खुलकर कह दें, भागवत जी खुलकर कह दें कि हाँ हम राजनीति के अंदर हैं और राजनीति को प्रभावित करते हैं। इन्होंने कहा कि आरएसएस जो है बड़ा कल्याणकारी संगठन है। इन्होंने जो सीपीएम का उदाहरण दिया, मैं आपको दो बहुत छोटे छोटे उदाहरण दूंगा अगर आप अनुमति दें। 4 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने क्या लिखा था गुरुजी गोलवलकर को, जिसमें उन्होंने कहा था कि संघ एक ऐसा संगठन है जो हिंसा में यकीन रखता है, रॉबरी में यकीन रखता है, मर्डर करता है, इलिसिट आर्म्स फैलाता है। और साथ ही साथ 18 जुलाई 1948 को सरदार पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था द एक्टिविटीज ऑफ द आरएसएस कॉन्स्टिट्यूटेड ए क्लियर थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड द स्टेट एंड हैज मार्च ऑन द आरएसएस। यानी आरएसएस की उपस्थिति उस वक्त जो है वो राज्य और सरकार के एग्जिस्टेंस के खिलाफ थी, हिंसा में यकीन रखती थी। आशुतोष जी एक मिनट, ये भी तो आरएसएस का मुझे इसका जवाब देना है। बहुत गंभीर आरोप है। नहीं आरोप का नहीं सवाल, मुझे जवाब देना है। इसे बहुत गंभीर आरोप इन्होंने लगाया। आशुतोष, कर्नाटक के आशुतोष मैं भी जरा टिप्पणी कर दूं। नहीं आप टिप्पणी कर दीजिएगा, लेकिन राकेश जी इस बात नहीं, आज हम जहाँ खड़े हैं प्रसून जी एक छोटा सा जवाब मैं देता हूँ। सरदार पटेल ने श्यामा प्रसाद ओके को चिट्ठी नहीं आशुतोष आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरी आशुतोष आज आप 2015 में खड़े हैं। आशुतोष जी आप इस बात को समझिए। आपको मैं बता दूं उसी कांग्रेस प्रसून जी उसी कांग्रेस ने 1949 के नवंबर में आरएसएस को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता भेजा। आशुतोष जी को मालूम नहीं है? नवंबर हमें लग रहा है अतीत में इतना मत जाइए। प्रस्ताव पारित करके संघ के लोगों को कहा कि कांग्रेस में शामिल होइए। मुझे क्या बात कर रहे हैं? सरदार पटेल ने संघ की इतनी प्रशंसा है कि वो ध्यान नहीं आ रहा है। उस दबाव में, परिस्थितियों के दबाव में ये पत्र लिखा था जब नेहरू ने वो परिस्थिति पैदा की थी, गांधी हत्या का ब्लेम किया था। राकेश जी नहीं आशुतोष एक मिनट, आशुतोष एक मिनट, हमको लगता है उसके बाद फिर लोग बीजेपी वाले जेपी का नाम भी लेंगे। जेपी ने संघ को क्या कहा था इसका जिक्र भी होगा, इस बात का जिक्र होगा कि 1963 में भाई 26 जनवरी की परेड में बुलाया गया था। हमको लगता है उतने अतीत में ना जाए। मौजूदा वक्त में देश के सामने एक सवाल है कि एक पूरी कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर गए हैं, तो उसके बाद देश को जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए अंदर जो कुछ हुआ, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस संघ की तरफ से हुई है, सरकार की तरफ से नहीं हुई है और सरकार वहां पर मौजूद थी। संजय निरुपम जी जरा कमेंट करें, उसके बाद हम जरा सुधांशु जी मैं कुछ जी
प्रसून जी, आपका पॉइंट, आपका प्रश्न एकदम वाजिब है। प्रधानमंत्री अगर संघ के प्रमुख नेताओं के साथ आज बैठक कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर देश को ये जानने का हक है कि प्रधानमंत्री ने क्या क्या बातें शेयर की हैं। जिन बातों को उन्हें सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, क्या वो बातें भी उन्होंने शेयर की है, निश्चित तौर पर यह जानने का हक है। बड़ा विषय जो आशुतोष ने एक विषय रखा है, दो बातें रखी उन्होंने आशुतोष ने, और दोनों महत्वपूर्ण है। एक तो भाई राकेश भाई, आप एक्सेप्ट कर लो कि हम एक राजनीतिक संगठन हैं। बात पे आप कहते हैं कि हम सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है और सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों से ज्यादा राजनीतिक गतिविधियों में रुचि लेते हैं। अब बार बार कहते हैं कि पॉलिटिकली क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करें, बिल्कुल रिस्पॉन्ड करिए। फिर ये ढकोसला क्यों? पहला। दूसरा, सरदार पटेल ने जो चिट्ठियां लिखी, बड़ी चश्मा वही है संजय जी, आप उसी चश्मे से देखते हैं और आप 24 घंटे राजनीति के देखो, मैंने बीच में नहीं बोला था राकेश, मैंने बीच में नहीं बोला था। नहीं, मैं एक बार राकेश, मैंने बीच में नहीं बोला था। आप शिक्षा के क्षेत्र में काम देखिए, 40,000 विद्यालय चलना। राकेश जी, एक मिनट रुक जाइए। भारतीय मजदूर संघ सबसे बड़ा संगठन बनकर उभरा। तो जाओ, इंटक को संभालिए, एटक को संभालिए। कल्याणकारी संगठन है। अरे भाई, आप बहुत कल्याणकारी संगठन हो गए, बहुत शैक्षणिक संगठन चलाते हो, लेकिन आपको हिंसा भड़काने का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। आप बहुत बड़े समाज सेवी संगठन हो सकते हैं, लेकिन आपको दो धर्मों के बीच नफरत फैलाने का कोई सर्टिफिकेट, कोई हक नहीं दिया गया है। दुर्भाग्यवस आपके प्रमुख कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, संघ ने रोका था। संविधानेतर बात होती है और वो संविधानेतर बात, जो लोग संविधान, गरीब टैक्सी वालों की जान किसने बचाई? आप किस मुंह से बोल रहे हैं? राकेश जी, पूरी बात 84 के दंगे में किसने सिखों को जान बचाई? पंजाब राकेश जी, इतना ज्यादा परेशान मत होइए, पूरी बात सुन लो, मेरी पूरी बात सुन। राकेश, मेरी पूरी बात सुन लो, वरना आज आप नहीं बोल पाओगे। राकेश, अगर मुझे नहीं बोलने दोगे तो शायद आप नहीं बोल पाओगे आज। मेरी बात सुनो, मैं एक सिर्फ कह रहा हूं कि आप कितने भी बड़े संगठन हो सकते हैं, लेकिन संविधान की धाराओं के खिलाफ जाने का हक आपको नहीं है। दो धर्मों के बीच नफरत फैलाने का आपको हक नहीं है। संविधान ने कभी नहीं कहा यह हिंदू राष्ट्र है, और आपके आरएसएस के प्रमुख रोज बोलते हिंदू राष्ट्र है, और जो आदमी संविधान विरोधी बात कर रहा है उसके सामने सरेंडर है। हम संघ खुश हुआ, ये लिखना इसलिए पड़ा क्योंकि सवाल यही पूछा गया था आरएसएस से, क्या सरकार के कामकाज से खुश है? उन्होंने कहा 100% तो नहीं होता है, लेकिन जिस दिशा में सरकार बढ़ रही है, जिस तरीके से काम कर रही है और जिस तरीके से लगन है, प्रतिबद्धता है, उपलब्धियां हैं, दिशा है, सब कुछ ठीक है। तो लिखना पड़ा संघ खुश हुआ। लेकिन संघ खुश होने से आगे की स्थिति, 4:25 प्रधानमंत्री संघ के स्वयंसेवकों से मुलाकात करने जाते हैं और अभी तक ये बैठक चल रही है। जो जानकारी आ रही है वहां से निकले नहीं है। इसलिए सवाल है कि क्या वाकई देश के प्रधानमंत्री जो बातचीत कर रहे हैं उसको लेकर देश को जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए। लेकिन हम एक छोटा सा हिस्सा पहले आपको सुनाते हैं। दत्तात्रेय होसबोले ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा क्या? यह एक सरकार की कोई समीक्षा बैठक तो नहीं थी। विचार और अनुभव के आदान प्रदान, यही इस समन्वय बैठक की विषय था। इसको समन्वय चिंतन बैठक ऐसे हमने कहा। यहाँ कोई निर्णय लेने वाले विचार नहीं था, बिकॉज दिस इज नॉट ए पॉलिसी मेकिंग बॉडी। संघ के ऐसे कोई एजेंडा सरकार के लिए हमने दिया ही नहीं। भारत के लोगों के मन के एजेंडा को लेकर भारत के सरकार काम करे और नरेंद्र मोदी नेतृत्व के सरकार इस दिशा में आगे बढ़े, यही हमारी कामना है और काफी हद तक उस दिशा में वो जा रहे हैं। कांग्रेस क्या कहता है इसको उत्तर देना संघ के वैसे तो कोई हमारे नहीं बनता है। तो इसलिए जिन्होंने रिमोट कंट्रोल के इतने चलाए हैं उनको कहने के नैतिक अधिकार भी नहीं है। कोई भी मंत्री किसी भी सभा में जाकर सरकार के कार्यक्रम क्या होते हैं वो जो बताते हैं उतना ही बताया। गोपनीयता के कौन से इसमें हुआ मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। कोई भी मंत्री समाज के किसी भी समूह के सीआईआई में जाते हैं, फिक्की में जाते हैं, पत्रकारों के सामने आते हैं, अपने समाचार वो नहीं रखते हैं क्या? ऐसे हमने कहा हम इस देश के नागरिक है। वी आर नॉट एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। वी हैव एवरी राइट टू आस्क ए मिनिस्टर ऑल्सो इफ नेसेसरी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करने वाले संघ के स्वयंसेवक इस देश के नागरिक हैं। उस विचार से जुड़े हुए स्वयंसेवक मंत्री महोदय बने हैं। वो लोग अपने विचार को जैसे समाज के किसी भी समुदाय में रखते हैं, इस समुदाय में रखा। धर्माचार्य ने जो विषय तय किया है उस दिशा में हम चलते हैं। ऐसे पहले दिन से हमारा कमिटमेंट है। राम जन्मभूमि पर मंदिर होना चाहिए। जैसे हम सब जानते हैं आज कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट में वो विषय है, तो इसलिए सुलझाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने के पहले मैनिफेस्टो में जो कहा है उसको उस दिशा में जाएंगे। समय है, उन्होंने अपने टाइम टेबल बनाया है। वी विल वेट फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन अकॉर्डिंग टू देयर टाइम टेबल।
दत्तात्रेय होसबले लगभग 20 मिनट तक ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने सारी चीजें बताई और ये एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया कि संघ के भीतर भी कौतूहल है कि दरअसल उनके यहां से निकले हुए लोग जब राजनीति में जाते हैं और फिर सरकार चलाते हैं तो वो कैसे चला रहे हैं, ये कौतूहल तो हमें जानने का है। राजदीप, अब सवाल यह है कि संघ कौतूहल था इसलिए उन्होंने बुला लिया, या संघ से ही सारे निकले हुए हैं इसीलिए सब चले गए? ये एक परिवार की बैठक चल रही थी या देश की और सरकार की बैठक चल रही थी? परिवार की बैठक चल रही थी। आप तो कहते हैं संघ परिवार, एक तरफ आप कहते हैं संघ परिवार। अब अगर परिवार में जो परिवार के सबसे ऊपर व्यक्ति है वो अगर आपको बुलाता है तो क्या आप नहीं जाएंगे? क्या हम ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी सर संचालक के ऊपर है संघ परिवार में? इस परिवार में तो आज की तारीख में जहां तक आरएसएस का कहना है नंबर 1 अभी भी मोहन भागवत है। तो अगर मोहन भागवत बुलाए प्रधानमंत्री को तो वो जाएंगे जरूर। सवाल यह है कि क्या वो किस लेवल तक नरेंद्र मोदी जी को रिमोट कंट्रोल कर रहे हैं या उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या उनके सेवक होकर गए हैं या प्रधानमंत्री के तौर पर गए हैं? यह बड़ा सवाल आपका है। मुझे लगता है वो दोनों एक ड्यूअल आइडेंटिटी जो है, यही तो सवाल था ना 77-78 में, ड्यूअल मेंबरशिप का सवाल जो आपने अभी सवाल पूछा कि वो प्रचारक के हैसियत में गए हैं या प्रधानमंत्री के हैसियत में। वो तो दोनों हैसियत में गए, वो तो पहले प्रचारक हैं जो प्रधानमंत्री बने हैं। तो एक तरह से, और उन पर वो भी दबाव नहीं है जो वाजपेयी जी पर था क्योंकि वो गठबंधन की सरकार थी। अगर वाजपेयी जी इस तरह से बार बार जाते तो ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस शायद सवाल उठाते। अब तो ये मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, ये तो उन्हीं की सरकार है, परिवार की सरकार है। तो प्रचारक के हैसियत में गए हैं और प्रधानमंत्री के हैसियत में गए। अब आप मुझे बताइए क्या इसमें ड्यूअल मेंबरशिप का सवाल आता है? क्योंकि तब तो जनता पार्टी थी, अब तो बीजेपी की सरकार, तो बीजेपी की सरकार है, बहुमत के साथ है। सुधांशु जी, इसका मतलब एक ये है कि कोई आरएसएस से जब निकलकर सत्ता तक पहुंचा और बहुमत के साथ पहुंचा तो इसके मतलब है कि आरएसएस के भी एक्सपेक्टेशन सरकार से बहुत ज्यादा है। तो उनकी जो सोच है, जो आज निकल कर आई भी, हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, हम गांव में लोग रहें, पलायन ना करें, ये चाहते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी हम ऐसे चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि आरएसएस के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना पहला काम सरकार का होगा। क्या इनकार है इससे? देखिए प्रसून जी, एक समस्या जानते क्या है जी, कि इस देश में आइडियोलॉजी बेस्ड, कैडर बेस्ड जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी और कुछ हद तक कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दिया जाए तो बाकी पार्टियां लीडर बेस्ड पॉलिटिक्स ओरिएंटेड पार्टी हैं। हम कैडर बेस्ड आइडियोलॉजी ओरिएंटेड पार्टी हैं। इस वजह से हमारी संरचना, हमारे नैतिक व्यवस्था का विधान समझना थोड़ा दूसरी पार्टियों के लिए समस्या होती है और अपने ऊपर एक अनुशासन बना के रखना आसान नहीं होता है। आम आदमी पार्टी से पूछ लीजिए, लोकपाल बनाया था, क्या हुआ? अन्ना इनके लिए प्रेरणा स्रोत थे, बाद में बरगलाए गए। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें दल करते हैं, मगर जिनका व्यवस्थित संगठन नहीं होता वो इस चीज को नहीं समझ पाते कि यह एक प्रकार का रचनात्मक विमर्श था, ना कि आदेशात्मक निष्कर्ष। यानी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग। सर, आप प्रसून जी के सवाल का उत्तर दीजिए, वो प्रचारक के हैसियत में गए हैं या प्रधानमंत्री के हैसियत में? सबसे बड़ा ये सवाल है। वो प्रचारक के हैसियत में गए हैं, मोहन राव भागवत लीडर नंबर 1 है इस परिवार के, या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के हैसियत में गए जहां मोहन भागवत उनकी बात सुनेंगे? राजदीप जी, मैं उत्तर दे रहा हूं, यह भारत की राजनीति में कोई नया नहीं है। 1947 में जवाहरलाल नेहरू की पूरी कैबिनेट महात्मा गांधी के पास जाती थी, सीडब्ल्यूसी महात्मा गांधी के पास जाती थी। वो क्या कांग्रेस के पदाधिकारी थे क्या? कांग्रेस के अध्यक्ष थे क्या? और इतना ही नहीं, पीएन मथाई ने लिखा है कि सरकार के अंदरूनी मामलों में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के विवाद महात्मा गांधी के साथ नहीं, तो बैठ आप के जो बात कह रहे हैं, अब मैं जो कह रहा हूं वाक्य पूरा होने दीजिए। सुधांशु क्या जी, होता है, सुधांशु जी, एक मिनट, सुधांशु जी, आप जो इतिहास में चले गए, अब ये बताइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उस कैबिनेट में थे और वो नेहरू के अंडर में थे, और आज की तारीख में आप पूरे नेहरूवाद को मिटाने में चले हैं। तो क्या थ्योरी आप किस रूप, उस समय नेशनल गवर्नमेंट, जो कहना चाह रहा हूं वो वाक्य यदि पूरा होने दे तो सता समझ में आ जाएगा। क्या था कि गांधी जी उनके लिए एक प्रेरणा के स्रोत थे, एक नैतिक और मूल्य आदर्शों के अधिष्ठान थे जहां से उन्होंने प्रेरणा ली। उसी प्रकार हमारे यहां संघ एक संस्था है, वहां तो व्यक्ति था, यहां संस्था है जिससे कि अनेक स्वयंसेवकों ने प्रेरणा ली और आज वो राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वहां पे चर्चा करने गए
तो किस बात को लेकर समस्या है भाई? ये सर, तो आप पहले भी हुआ महात्मा है। गांधी मैं का संजय तुलना निरुपम जी मोहन से राव उत्तर भागवत से चाहूंगा। नहीं कर सकते। दूसरी बात, महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के सदस्य मैं जरा थे। जवाब दूं, मैं कांग्रेस जवाब दूं पार्टी इसका। उस नेशनल गवर्नमेंट की एक बड़ी हिस्सेदार थी। आप महात्मा गांधी और मोहन अरे राव ये भागवत बताइए, का कैसे कर सकते हैं? जब महात्मा गांधी ने नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय लिया तो वो कांग्रेस अध्यक्ष थे, बताइए हाँ या नहीं? अध्यक्ष नहीं, मेंबर तो थे। तो ये बताइए, मेंबर ये तय कर रहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा और प्रधानमंत्री कौन होगा? नहीं, और महात्मा गांधी ने यह कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए और उसके बाद वो बैठ के निर्णय लेते थे। इसलिए मैं कह रहा हूं, देखिए क्या होता है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। अब ये बताइए, जनसंघ का कामकाज जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सौंपा गया तो गुरु गोलवलकर ने कहा, जी मैं इसका वो उस पार्टी के तो थे नहीं। अब एक और मैं बात कहना चाहूंगा, नहीं प्रसून, मैं आपको बताऊं, सुनिए, हमारे ऊपर बड़ा ये जी प्रसून, दरअसल सुधांशु जी पूरे मसले अच्छा, को सुधांशु जी पूरे मसले को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जब सुधांशु जी ये कहते हैं कि नेहरू गांधी जी कांग्रेस के प्रेरणा स्रोत थे, तो मैं आपको बता दूं कि गांधी जी से जब कैबिनेट मिलती थी और जब आरएसएस से जब नरेंद्र मोदी कैबिनेट मिलती, उसमें फर्क क्या है? मैं आपको सिर्फ सरदार पटेल की लिखी हुई चिट्ठी 13 सितंबर 1948। अरे मान्यवर, अगर आप सरदार पटेल की लिखी हुई चिट्ठी की बात कह रहे हैं, सुनिए आशुतोष जी, तो सुनिए, अगर आप इस तथ्य को कह रहे हैं तो ये भी जान करिए 1936 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्धा कैंप में महात्मा गांधी गए थे और उन्होंने इस बात की भूरी भूरी प्रशंसा की थी कि एक ऐसा संगठन है जहां किसी की जात पता ही नहीं है और सब एक पंक्ति में बैठ के खाना खा रहे हैं। इसलिए यदि इतिहास में जाइए तो 1962 के चीन युद्ध के समय नेहरू ने क्या कहा, 65 के युद्ध के समय शास्त्री ने क्या कहा, 36 के वर्धा शिविर में गांधी ने क्या कहा और जयप्रकाश नारायण ने क्या कहा, सब बताइए ना। वो आप सेलेक्टिव 1948 पे मत अटक जाइए और वो भी आप संदर्भ से अलग रखकर चीज को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है कि आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाती है, और सरदार पटेल ने खुद अपनी चिट्ठी में लिखा है कि आरएसएस हिंदुओं के लिए काम करे, इसमें किसी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आरएसएस जब मुसलमानों के प्रति प्रतिशोध लेने का काम करती तब दिक्कत पैदा होती है। उन पर हमले करते हैं। हिंदुओं की मदद करना एक बात है, लेकिन गरीब असहाय लोगों, महिलाओं और बच्चों पर हमले करना बिल्कुल आसानी है। ये बात सरदार पटेल ने 11 सितंबर 1948 को गोलवलकर को लिखी थी। इसलिए मेरा ऑब्जेक्शन है कि आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो देश के अंदर नफरत फैलाती है, हिंसा करती है, मुसलमानों अल्पसंख्यकों पर आक्रमण करती है, और ऐसी संस्था से अगर किसी तरीके से अगर हम जवाब ले लेते हैं, एक मिनट आशु, हम जवाब ले लेते हैं जिस बात मैं जवाब देना चाहता हूं, कृपया मुझे भी आप डॉक्यूमेंट का जिक्र कर रहे हैं। गांधी जी पर कभी कोई उंगली नहीं उठा पाया, उन्होंने कभी किसी राकेश, हमें लगता है राकेश इसका जवाब आपको देना चाहिए। एक डॉक्यूमेंट का जिक्र हो रहा है और दस्तावेज के आधार पर अगर कहा जा रहा है तो उसके बाद मुझे संघ के डॉक्यूमेंट में कोई परिवर्तन आया है क्या? राकेश, सरदार पटेल ये बात नहीं, हम जवाब ले लें आशुतोष। राकेश जी से और आशुतोष जी मैं सुन लिया आपको। पहले तो मैं आम आदमी पार्टी को लिखी गई थी। हो गया आप आशुतोष जी। पहले तो आम आदमी पार्टी को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतिहास के एक कोने में वो हमारे साथ खड़े हुए। जब हमने औरंगजेब रोड का नाम बदला तो सबसे पहला ट्वीट अरविंद केजरीवाल ने किया। कम से कम इतिहास का एक पक्ष अब हमारे साथ है उनका। हो सकता है आगे चलकर अरविंद केजरीवाल बाकी बातों में हमारे साथ आ जाएं, तो हम भी उनको सलाह देंगे, हम भी उनको बुलाएंगे समन्वय बैठक में। आगे बता दूं, सवाल का जवाब दीजिए। सरदार पटेल हाँ मैं दे रहा हूं ना। अब मैंने आपके और हमारे बीच जो समानता हुई है उसको मैंने दर्शकों को बता दिया। देखिए एक बात बता दूं, सरदार पटेल ने लखनऊ में भाषण में कहा कि डंडे के जोर से आरएसएस को आप शांत नहीं कर सकते, ये राष्ट्रवादियों का संगठन है। सरदार पटेल के 100 पत्रों को मैं आपके सामने रखूंगा कि सरदार पटेल कितने पीड़ित थे कि संघ पर प्रतिबंध लगा। ये जवाहरलाल नेहरू का एक प्रोजेक्ट था, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था कांग्रेस में डोमिनेशन स्थापित करने का। जिसको भी मारना होता था कहते थे संघी है। प्रसून जी आपने पढ़ा है कैसे उन्होंने इलेक्टेड प्रेसिडेंट को यह कहकर हटाया कि संघ के तरह ये रिएक्शनरी हैं, और पुरुषोत्तम दास टंडन जो चुनाव जीत गए उनको हटना पड़ा। संघी होना, गिव ए डॉग बैड नेम देन हैंग हिम। जवाहरलाल नेहरू ने इसका बड़े ही युक्ति से उपयोग किया। संघ को बदनाम कर दो और जिसको कांग्रेस में मारना हो संघी कर दो। आज मैं आम आदमी पार्टी को बता दूं, कल अन्ना आंदोलन में आशुतोष जी आप अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। जब हम खड़े थे तो संघ अच्छा लग रहा था। जब हम आपके साथ खड़े थे तब फासिस्ट नहीं थे, तब हम डेमोक्रेटिक थे। जब हम आपको अपनी पीठ पर सवारी जरा मुझे मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। जी बिल्कुल मिलेगा। पटेल के प्रसून, संघ देश की राजनीति को बदलने का एक नैतिक जिम्मेदारी मानता है सांस्कृतिक संगठन के नाते। इसमें कोई दुराव छिपा नहीं है। हमको लग रहा है इतिहास को इस रूप नहीं। राकेश जी और आशुतोष जी, 50,000 स्थानों में राकेश और आशुतोष जी, हमारा आग्रह है कि मौजूदा वक्त में ये देश
देश जो प्रधानमंत्री को देखना चाह रहा है आप लोग उससे डाइवर्ट कर रहे हैं। अब बार बार इतिहास में जा रहे हैं और मौजूदा वक्त में इस देश का प्रधानमंत्री नहीं क्लियर कीजिए, इस देश के प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूदा वक्त में बैठे हुए हैं स्वयंसेवकों के साथ, और ये तस्वीरें जो अब हम स्क्रीन पर दिखला रहे हैं वो बातचीत और बैठक खत्म हुई है और वहां से वो निकले हैं जो मध्यांचल भवन है। ये काफिला हम आपको स्क्रीन पर दिखला रहे हैं। 4:25 पे प्रधानमंत्री की एंट्री हुई थी और अब आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हुआ जब यहां से निकले हैं। एक लिहाज से कहा जाए संघ और सरकार के बीच जो बैठक चल रही थी 3 दिनों से वो इस तरीके से समापन हुई, लेकिन संघ की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हां जो संवाद था, और संवाद का नाम उन्होंने दिया समन्वय चिंतन बैठक जो थी वो 4 बजे खत्म हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री की एंट्री होती है। लेकिन अब यह सवाल है कि प्रधानमंत्री जो 2 घंटे तक, जी संजय जी हम आपसे प्रतिक्रिया जानेंगे। प्रधानमंत्री तकरीबन 2 घंटे 10 मिनट की मुलाकात के बाद निकल चुके हैं। क्या अंदर बातचीत हुई, किस रूप में हुई, और आप अपनी बात जो कहना चाहते हो बता दीजिए, क्योंकि हमको लगता है देश की रुचि है क्या बातचीत हुई है देश को जानना चाहिए। कल परसों दोनों दिन बिल्कुल इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि क्या बातचीत हुई वो जानने का हक देश को है, देश की जनता को है। बड़ा विषय यह है सुधांशु त्रिवेदी जी, जिस प्रकार से आरएसएस और सरकार के बीच के संबंधों को सत्यापित करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए गांधी जी को बीच में लेके आए, मुझे बहुत अफसोस होता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की इस प्रकार की भूमिका। गांधी जी कहां महात्मा गांधी और कहां ये मोहन भागवत, कृपया करके मोहन भागवत को गांधी जी के दर्जा मत दीजिए। दूसरी बात, गांधी जी सदस्य थे कि अध्यक्ष थे इस विषय, इससे एक मिनट पूरी बात हो जाने दीजिए, एक बात पूरी बात हो जाने दीजिए त्रिवेदी जी। आप गांधी जी सदस्य थे कि अध्यक्ष थे? सोनिया जी महान है कि महात्मा गांधी महान है? जवाब दे दीजिए। बहुत ऊपर थे। आप इस तरह की बातें भाषा का प्रयोग कर रहे हैं मोहन भागवत जी के लिए उचित नहीं है। एक मिनट क्या बात करते हैं टीवी डिबेट में? हम किसी मोहन भागवत जी बहुत महान आदमी है भैया, अनुचित रूप से तुलना करें। एक मिनट, मोहन भागवत बहुत महान आदमी है। को महान मानिए, उनको माता मानिए, पिता मानिए, देवी देवता मानिए, पूरा देश पूजा नहीं करेगा। टिप्पणी मत कीजिए। पूरा देश पूरा देश पूजा करे। आप अनपेक्षित मोहन भागवत जी का नाम लेने से पहले सोच लीजिए किसके बारे में बोल रहे हैं। गांधी जी को मोहन भागवत के बराबर अरे किसका सर? गांधी जी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखाओं में गए। गांधी जी तो अंतिम समय में संघ के शरण में थे जब नेहरू उनकी उपेक्षा कर रहे थे। गांधी जी की हत्या का एक बहुत बड़ा कारण था नेहरू जी की उपेक्षा। यदि नेहरू जी सतर्क होते तो गांधी की हत्या नहीं होती। कम से कम संघ के, अरे नेहरू सरकार से पूछिए, नाथुर पहली बार जब हत्यारे पकड़े गए थे, हत्या का प्रयास करते पकड़े गए तो नेहरू सरकार ने क्या किया? नई बात आ गई है। एक मिनट राकेश, एक मिनट रुको, राकेश एक मिनट रुक जाओ, मेरी बात हो जाने दो। अरे भाई आप पहले मोहन भागवत जी और महात्मा गांधी के बारे में जो अनपेक्षित तुलना की है उसे वापस लीजिए। क्या चीज है? मैंने कहा सोनिया गांधी जवाहरलाल नेहरू के बीच में तुलना की। हम तो पूजा करेंगे मोहन भागवत का, लेकिन मोहन भागवत आप पूजा कीजिए ना। पूजा आपकी, हम तो व्यक्ति पूजा नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ ध्वज की पूजा करते हैं। हमारे लिए भगवान ध्वज ही सर्वोच्च गुरु है। आपको मालूम नहीं है संघ का इतिहास? आप चूंकि 5 जन्म में काम कर चुके हैं, मुझे अपेक्षा थी कि आपको संघ के बारे में मालूम होगा। कम से कम आप कांग्रेस में ऐसे व्यक्ति हैं जो संघ और शिवसेना के माध्यम से गए। आपको संघ का डायनेमिक्स मालूम होना चाहिए। आप ऐसे मोहन भागवत को अपने पास रखिए, कम से कम गांधी जी के बराबर मत रखिए। गांधी जी का अपमान मत करिए आप। महात्मा गांधी देश कौन रख रहा है? दो व्यक्तियों की तुलना नहीं होती है। ये कांग्रेस की राजनीति है। व्यक्ति पूजा कांग्रेस का सेंट्रल थीम है, कांग्रेस के पतन का कारण है। हम तो डॉक्टर हेडगेवार से लेकर मोहन जी तक किसी की पूजा नहीं करते, हम तो भगवत ध्वज की पूजा करते हैं। संघ की पहली पढ़ाई यही है कि भगवत ध्वज को अपना गुरु मानो, भगवत ध्वज का नेतृत्व स्वीकार करो। बंद करिए आप लोग। अरे कौन कर रहा है? गांधी की हत्या के जिम्मेदार तो कांग्रेस ही हैं। गांधी जी की हत्या का सबसे बड़ा लाभ तो जवाहरलाल नेहरू को मिला। गांधी होते तो जवाहरलाल नेहरू परेशान होते। वो गांधी जी की नैतिक अधिकार को, नैतिक हक को नहीं स्वीकार करना चाहते थे। सरदार पटेल की चिट्ठियां पढ़ लीजिए। अरे मैं कह रहा हूँ गांधी जी की हत्या नहीं होती तो नेहरू परेशान होते। आप इससे निष्कर्ष निकालिए कि नेहरू क्या चाहते थे। संघ को मत कीजिए, नेहरू जी खुद जिम्मेदारी ले, नेहरू जी के वंशज जिम्मेदारी ले।
प्रसून जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इतिहास, अरे आप पटेल, सरदार नहीं, पटेल को तो गर्त में राकेश जी, कांग्रेस ने डाला, आज राकेश सरदार जी, पटेल पटेल कर रहे हैं। राकेश जी, बंद करिए संजय जी, कृपया करके। प्रसून जी, मुझे लगता है नेहरू का अपमान बंद करिए। आपको मोहन भागवत की पूजा करनी है, करिए, टीका लगाइए, चिंतन लगाइए, आरती करिए, प्रार्थना करिए, लेकिन गांधी जी और नेहरू जी का अपमान करना बंद करिए। ये सरासर बदतमीजी आरएसएस की। ये देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम इतना फंस गए हैं इतिहास में। वर्तमान स्थिति ये नहीं है कि आप महात्मा गांधी और मोहन भागवत की तुलना करें, नहीं है कि 1948 में सरदार पटेल ने क्या कहा था। सवाल है कि आज आपके पास पहले प्रधानमंत्री हुए हैं जो प्रचारक है, जिनकी बीजेपी की मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, और नहीं, पर इस तरह के फुल टाइम जो प्रचारक थे वो मोदी जी थे, जो संघ से आए हुए फुल टाइम प्रचारक पहले आपके प्रधानमंत्री हुए हैं। मेरा यह कहना है प्रसून जी कि इस स्थिति में किस तरह की रिलेशनशिप रहेगी बीजेपी और आरएसएस के बीच में, यह सवाल है कि एजेंडा, आखिरी जवाब कि ये जो एजेंडा जवाब लेना चाहिए कि एजेंडा इकोनॉमिक एजेंडा हो, सोशल एजेंडा हो, कल्चरल एजेंडा हो, पॉलिटिकल एजेंडा हो, उसमें कौन एजेंडा सेट करेगा? मोहन राव भागवत सेट करेंगे या नरेंद्र मोदी जी सेट करेंगे? मुझे लगता है ये सवाल है। सुधांशु जी, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण जवाब आपका अभी होने वाला है क्योंकि कांग्रेस में कितनी तलखी है संघ का नाम लेते, ये भी आप देखिए, समाज के भीतर जो तनाव है इसको भी समझिए। अब जरा इस बात का जिक्र कीजिए कि क्या पॉलिटिकल तौर पर और भारत सरकार के तौर पर अगर देश के भीतर यह स्थिति है तो क्या भूमिका होनी चाहिए, सही मायने में क्या भूमिका है? देखिए, राजदीप जी ने एक बहुत सही बात कही। जरा हम वर्तमान में बात करें, हम वर्तमान पे कह रहे हैं। ये बताइए, एक तरफ आप कहते हैं कि मोदी जी तानाशाह हैं, दूसरी तरफ हमारे विरोधी ये कहते हैं कि मोदी जी तो संघ के सामने बैठ के निर्देश ले रहे हैं। ये दोनों बातें एक साथ सत्य कैसे हो सकती हैं? ये क्या सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी लॉजिक, यानी परस्पर विरोधाभासी तर्क नहीं है? दूसरी बात, आज वर्तमान में जो बात कही है, चाहे आशुतोष जी बोले हो, चाहे निरुपम जी बोले हो, 48 का उदाहरण दीजिए आप। 62 में क्या हुआ, जो हमको बुलाया गया चीन युद्ध के बाद, 65 में संघ को बुलाया गया, वो सब छोड़ दीजिए। ये बैठकों का सिलसिला लगातार चलेगा आरएसएस के साथ, प्राइम मिनिस्टर मोदी का और कैबिनेट का। सुनिए, संघ पे 3 बार प्रतिबंध लगे। 48 में न्यायालय का निर्णय संघ के पक्ष में, 75 के प्रतिबंध में न्यायालय का निर्णय संघ के पक्ष में, 92 में न्यायालय का निर्णय संघ के पक्ष में। तो न्यायालय के निर्णय का सम्मान करिए, संघ के विरुद्ध व्यर्थ की बात करना बंद करिए। मोदी जी पे आरोप, हम चर्चा रोक रहे हैं, खत्म कर रहे हैं यहीं पर चर्चा, और ये बताते हुए जो सवाल था उसमें एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या आने वाले वक्त में भी हर बरस इस तरीके से संवाद होगा? और जो नाम दिया गया समन्वय चिंतन बैठक, ये लगातार जारी रहेगी और सरकार की तरफ से कैबिनेट मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, वो जाएंगे और बातचीत करेंगे और इसके जरिए देश की नीतियां आगे बढ़ेंगी। एक सवाल है, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ये बताते हुए ब्रेक लेते हैं कि जो सवाल हमने पूछा था उसमें अधिकतर लोगों की राय, कितने फीसदी, लगभग 65% लोगों की राय है हाँ, सरकार को संघ के सामने इन बातों को रखना। क्या संघ के सामने सरकार के काम का ब्यौरा देना सही है? 65% लोगों की राय है सही है। ये फोन के जरिए जो एसएमएस भेजे जाते हैं उसके जरिए हमने मंगाया है। जाहिर है ये देश का मत नहीं, लेकिन इस कार्यक्रम के बीच देखने वालों का मत है। ये 35% लोग कहते हैं नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राजदीप। फिलहाल इतना ही, छोटा सा ब्रेक।